बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है कि अब सब ठीक होंगे। 7th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका आज हम करेंगे यूनिट 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है और इसको हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? चलें जी, आ जाए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर। ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू अ सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना क्या कहलाता है? डीकंस्ट्रक्शन। Discovering the principle and that cause the pattern of the problem is called pattern recognition. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हिदायत होती हैं उनको क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। द एल्गोरिदम विच गोज थ्रू ऑल पॉसिबल सोल्यूशन अनटिल रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज फाउंड इज कॉल्ड ब्यूट फोर्स एल्गोरिदम उसको कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है द एल्गोरिदम विच हेल्प इन अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ डाटा इन अ पार्टिकुलर मैनर इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। द एल्गोरिदम विच ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, वो एल्गोरिदम जो एक प्रॉब्लम को मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे। सॉल्व अ सिंगल सब प्रॉब्लम एंड देन क्या करते हैं? मर्ज द सोल्यूशन इज कॉल्ड। फिर हम उस तमाम सोल्यूशन को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। ये एक अप्रोच भी है जो आगे चल के आप पढ़ेंगे। द एल्गोरिदम विच यूज रैंडम नंबर सो दैट इट गिव्स इमीडिएट बेनिफिट्स इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है रैंडम एल्गोरिदम, इसको रैंडम एल्गोरिदम कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 8, द सीक्वेंस वेयर वी रिपीट स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जहाँ पर हम स्पेसिफिक वो जो सेट होता है इंस्ट्रक्शन का उसको रिपीट करवाते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लूप कहते हैं। द लूप विच हैव टू बी टर्मिनेटेड, वो लूप जो टर्मिनेट हो जाता है उसको फाइनाइट लूप कहते हैं। द लूप विच आर नेवर गोइंग टू बी एंड, और वो लूप जो ख़त्म ना हो उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं। MCQs हमारे डन हो चुके हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 है और ये 10 के 10 हमारे पास जो है बुक के ऊपर मौजूद है। इनके साथ ये मैंने राइट साइड पे पेजेस मेंशन कर दिए हैं और आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन है डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन योर ओन वर्ड। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? इसका पेज नंबर 43 के ऊपर आंसर मौजूद है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग CTBs को कहते हैं इन्वॉल्व द सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड टेक्निक्स वो यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग अलाउ अस टू टेक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड डेवलप पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। कहता है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग है ही वो एक टेक्निक है जहां आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको अलाउ करता है कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम लें, मुश्किल जो चीज़ आपको लगती है और उसको डिवाइड करें और फिर उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करें। ये एक चार्ट सा है जो कि उसने दिखाया है, वेन डायग्राम इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, कि आपके पास कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अगर ये बनाना आ जाए तो आप पेपर में आ जाए तो बना लें तो इसका एक अच्छा जो है ना इम्प्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एनलिस्ट टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यहाँ पर हम टेक्निक्स देखेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। पेज नंबर 44 के ऊपर इसके हमें आंसर मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक्स हैं डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन। द फर्स्ट वन डिकम्पोजिशन में आप क्या करते हो? ब्रेक आर टास्क। आपने क्या करना होता है? तोड़ना होता है एक प्रॉब्लम को स्टेप्स और पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। पैटर्न रिकग्निशन क्या है? फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज बिटवीन कंपैरेबल एंड प्रॉब्लम। आपने वहाँ पे एक जैसी चीज़ को निकालना होता है, सिमिलैरिटीज आपने निकालनी होती है। जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन में डिस्कवर द प्रिंसिपल दैट कॉज दीज पैटर्न, जहाँ आपको ये जो पैटर्न है आपने बनाया है उनकी काज क्या है। द लास्ट एल्गोरिदम डिज़ाइन, फिर आप क्या करते हो? एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो। डेवलप द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द सिमिलर प्रॉब्लम एंड रिपीट द प्रोसेस, और फिर आप उस प्रोसेस को क्या करते हो? रिपीट कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन। ये उसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 44 के ऊपर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 44 के ऊपर देखते हैं इसका आंसर। डीकम्पोजिशन है जी
इज अ ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आप एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ते हो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, मोर मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर। इफ़ यू कैन ब्रेक डाउन अ बिग प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम, अगर आपने उस प्रॉब्लम को तोड़ लिया, ये तोड़ सकते हैं, यू कैन सॉल्व देम इजीली, तो फिर आप उसको सॉल्व भी आसानी कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है। समटाइम आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको बहुत बड़ी दिख रही होती है, और फिर उस आप इकट्ठा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं होता, जबकि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें और छोटे छोटे उसके सोल्यूशन फिर जो है असेंबल कर लें, तो ये चीज़ आसान रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एलेबोरेट जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। पेज नंबर 45 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 45 के ऊपर चलते हैं जी, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन को देखते हैं। जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन क्या है जी? एब्स्ट्रैक्शन इज हेल्प अस, ये हमारी मदद करती है, लर्न टू आइडेंटिफाई द डिटेल दैट आर रेलिवेंट टू द सॉल्विंग प्रॉब्लम। यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्शन होती है ना, हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं, रेलिवेंट जो हमारे काम की चीज़ होती है उसको उठा लेते हैं, एंड इग्नोरिंग द डिटेल दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। वाइल जर्नलाइजेशन, जबकि जर्नलाइजेशन में अलाउ अस टू क्रिएट जेनेरिक आइडिया, हम यहाँ पर एक आइडिया जनरेट करते हैं व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू सॉल्व इट, उसको सॉल्व कैसे करना है। वंस वी हैव टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, जब हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाता है, वी नीड टू पुट इट इन सिंपलेस्ट टर्म्स एंड सो दैट इट कैन बी यूज्ड वेन एवर वी नीड टू यूज इट। ये जैसे कि हमारे पास एक पैटर्न है, उसने कार का दिखाया है, व्हीकल है, व्हीकल में फिर आपके पास व्हील व्हीकल कौन सी हैं, ये सारा उसने आगे से डिजाइन किया हुआ एक स्ट्रक्चर सा, एक पैटर्न बनाया हुआ जो कि जर्नलाइजेशन में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में, डिफाइन एल्गोरिदम इन योर ओन वर्ड्स। एल्गोरिदम को डिफाइन करेंगे आप, पेज नंबर 45 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, और हम इसको देखते हैं जी, हम इसको अपने अल्फाज में कैसे डिफाइन करेंगे। एल्गोरिदम डिज़ाइन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक हिदायत का मजमू होता है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए, और अकम्पलिशिंग अ टास्क। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ स्टेप दैट कैन बी फॉलोड बाय ह्यूमन एंड कंप्यूटर टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। अच्छा, ये दोनों बातें जो ऊपर हो रिपीट हो रही हैं सेम है, आप इन दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। इन सिंपल से भी इसका आंसर स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक हो गया। इट इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसीजर दैट प्रोड्यूस द आंसर, जो कि आंसर प्रोड्यूस करता है क्वेश्चंस, एक जो सवाल आप कर रहे होते हैं, और द सोल्यूशन या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स, यानी कि लिमिटेड स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। हम यहाँ पर एल्गोरिदम की खसूसियात को एनलिस्ट करेंगे। ये पेज नंबर हमारे पास आ जाता है 45, उसी पेज के ऊपर हमारे पास आंसर मौजूद है, और हम चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, यहाँ पर आ गई है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ईच स्टेप्स एन एल्गोरिदम शुड बी क्लियर, हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर लिहाज से, एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग, यानी कि वो एक रिदम में चल रहे हो। वेल डिफाइन इनपुट, आपकी इनपुट जो है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। वेल डिफाइन आउटपुट, तभी आपको वेल डिफाइन आउटपुट मिलेगी। अगर आपकी इनपुट वेल डिफाइन नहीं होगी तो आप आउटपुट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वैसे आपको मिलेगी। फाइनाइटनेस, यानी कि लिमिटेड होना चाहिए, वो स्टेप्स जो है अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए कि आपने भर भर के डाल दी हो और फिर आपको कोई सोल्यूशन ना मिले। एल्गोरिदम शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। फिजिबल, फिजिबल क्या है? एल्गोरिदम मस्ट बी सिंपल, सिंपल जेनेरिक एंड प्रैक्टिकल सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, द एल्गोरिदम मस्ट बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होता है, एल्गोरिदम के अंदर आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिकर्सिव एंड ब्यूरेट फोर्स एल्गोरिदम। ये दोनों एल्गोरिदम हैं और दोनों के काम क्या है, पेज नंबर 45 के ऊपर इसको देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम में इसका आंसर मिलेगा ब्यूरेट फोर्स एल्गोरिदम। ये एक सिंपल सा अप्रोच होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको ब्यूरेट फोर्स का नाम दिया गया है। ब्यूरेट फोर्स एल्गोरिदम गोज थ्रू ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके पास तमाम मुमकिन सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, अनटिल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाउंड, जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता इसके पास सॉल्यूशंस जो है मौजूद होते हैं। उसके बाद
रिकर्सिव आ जाता है इन दिस एल्गोरिदम। ये कौन सा एल्गोरिदम है जिसको देखते हैं, द प्रॉब्लम इज ब्रोकन इन सेवरल सब पार्ट्स। यहाँ पर हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर और फिर उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये उसने एक चार्ट के थ्रू भी इसको जो है डिज़ाइन करने की कोशिश की है। तो अगर ये आपको डायग्राम बनानी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए वैसे पेपर में, अगर आप बना दें तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है वो कैसे करते हैं, वैसे ये जाने पहचाने जो है वर्ड्स हैं, इतनी मुश्किल नहीं पेश आएगी। पेज नंबर 46 के ऊपर एक आंसर मिलेगा और पेज नंबर 54 जो समरी है वहाँ पर हमें सर्चिंग एल्गोरिदम का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है वहाँ पर ज़्यादा इजी था तो मैंने वहाँ पर इसको मार्क किया है। पहले चल लेते हैं पेज नंबर 46 के ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिदम को देखते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम ये क्वेश्चन 8 का पार्ट है एक, और फिर 56 पे चलते हैं जो हमारे पास समरी है एल्गोरिदम विच हेल्प इन अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ डाटा। आप ग्रुप ऑफ डाटा को अरेंज करते हो इन द पर्टिकुलर मैनर, खास तरतीब के साथ, आर कॉल्ड सॉर्टिंग, यानी कि सॉर्ट कर लेते हो ना। जैसा कि आपको एक लिस्ट दी जाती है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की, तो आप क्या करते हो, इस ए सीरीज वाले स्टूडेंट को पहले अलग कर लेते हो, फिर बी वाले, फिर सी वाले। सी से वैसे कोई नेम तो नहीं बनता, वैसे मैंने एक एग्जांपल दी है। तो जैसे आप कोई सब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हो तो आप सॉर्ट कर रहे हो डाटा को, तो ये चीज़। अब हम देख लेते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर सर्चिंग एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जब आपको कोई चीज़ ढूंढनी होती है, एलिमेंट्स हो गया, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो गया, फॉर पर्टिकुलर डाटा वहां से, तो फिर आप क्या करते हो, ये एल्गोरिदम अप्लाई करते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, डिस्कस इट्स टाइप्स। लूप को हम डिफाइन करेंगे और उसकी टाइप्स को जो है वो देखते हैं। पेज नंबर 46 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 46 आ जाए जी। ये टाइप्स ऑफ लूप्स हैं, ये थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है। पेज नंबर 46 से ही वैसे बेसिकली आंसर स्टार्ट हो रहा है। रिपीटेशन स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ से स्टार्ट करें आंसर। अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है सीक्वेंस के साथ, दैट इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, बार बार ये एग्जीक्यूट होती है अनटिल सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपने जो कंडीशन दी हुई होती है वो ट्रू ना हो जाए। इफ द कंडीशन बिकम फॉल्स, अगर आपकी दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है, द स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द ब्रांचेस दैट लूप आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं, ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट जो लिमिटेड और इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड है। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। द फाइनाइट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लूप, फाइनाइट लूप, देयर टाइप ऑफ लूप हैव एक्सप्लिसिट एंड हो जाता है। दीज लूप्स एग्जीक्यूट देयर बॉडीज फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। इसके पास जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है एग्जीक्यूशन के लिए फिक्स होता है, 5 हो गया, 10 हो गया। अ लूप स्टॉप व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, ये तब स्टॉप होता है जब इसकी गिवन कंडीशन फॉल हो जाती है, अदरवाइज ये चलता रहता है। इनफाइनाइट लूप हैव डू नॉट एक्सप्लिसिट एंड, इसके पास कोई इख्तितामी लाइन नहीं होती। इट रन्स फॉर एन इनफाइनाइट टाइम, ये अनलिमिटेड नंबर्स के लिए एग्जीक्यूट होता है, चलता रहता है, बिकॉज इट्स कंडीशन रिमेन ट्रू, इसकी कंडीशन ट्रू ही रहती है फॉर आइटरेशन, रिपीटिशन के लिए। तो यहाँ तक काफ़ी है, इसकी एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, एनलिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के फ़वायद और नुकसानात, पेज नंबर 49 के ऊपर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, इजी टू मेक, इसको बनाना आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना भी आसान है। मिस्टेक्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, गलती जल्दी से पता चल जाती है। डिबगिंग बिकम्स पॉसिबल, डिबगिंग जो आप एरर्स है वो बहुत आसानी से क्या देख लेते हो। प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। लॉजिक्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड, आपको लॉजिक समझ आ जाती है। डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है जी इसके अंदर, डिफिकल्ट टू प्रेजेंट से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको फिर प्रेजेंट करना मुश्किल है। मॉडिफिकेशन इज डिफिकल्ट, वहाँ पर मॉडिफिकेशन फिर मुश्किल हो जाती है। टर्म्स टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लग रहा होता है क्योंकि आप प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहे होते हो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर पीपल, लोगों के लिए मुश्किल है, हु डोंट नाउ फ्लो चार्ट सिंबल, जो फ्लो चार्ट्स के सिंबल को नहीं समझते। इसलिए बेसिक रूल क्या है जी, सबसे पहले फ्लो चार्ट को जानने से पहले आपको उसके सिंबल्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी।
क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट यहाँ तक थे 10 जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। हम इनका आंसर करेंगे डिटेल वाइज, डिटेल से इनको आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। पेज भी साथ मैंने मेंशन किए हुए सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मैंने स्लाइड पे टाइप किया है। डिफाइन द पैटर्न रिकॉग्निशन इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि उसको पैराग्राफ को रीड कीजिए और खुद से उसको राइट करने की कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट है। पेज नंबर 44 आ जाए। पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पे हम आ गए हैं। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। पैटर्न रिकॉग्निशन इज लुकिंग फॉर अ पैटर्न इन द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइनिंग। यहाँ पर पैटर्न को देखा जाता है प्रॉब्लम के साथ और डिटरमाइन किया जाता है इफ देयर कुड बी एनी ऑफ द प्रॉब्लम और सोल्यूशन वी हैव फेस्ड इन द पास्ट कैन बी अप्लाइड हियर। फिर उसको पास्ट के साथ कंपेयर किया जाता है और उसको उसके सोल्यूशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इट मे आल्सो इन्वॉल्व रिकॉग्नाइज शेप्स, साउंड और इमेजेस। यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है शेप का है, साउंड का है और इमेजेस का है। एग्जांपल क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन इज यूज टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन डिकम्पोज प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हो तो सिमिलरिटीज को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि जो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए उनको ब्रेक किया जाता है ना, हर पार्ट के अंदर जो सिमिलरिटीज होती है उसको फिर एक साथ कर दिया जाता है। We are developing a game. We can recognize similar objects, pattern and actions. Finding these allow us to apply the same and slightly modified approach which makes our solution more efficient, जो कि हमारे solution को क्या बनाता है? ज़्यादा efficient बनाता है। Long question number 2. Write an algorithm to find sum of three numbers. आपने 3 numbers को add करना है, sum find करना है, तो इसका आंसर पेज नंबर 48 के ऊपर मौजूद है। क्वेश्चन 2, एल्गोरिदम टू ऐड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। आपने सम प्रिंट करवाना है। कैसे आप एल्गोरिदम राइट करेंगे? अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये साथ आपने मस्ट राइट करने होते हैं। स्टार्ट और एंड भी मस्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये ज़रूर होती है लेकिन स्टार्ट और एंड एल्गोरिदम के अंदर मस्ट है। स्टार्ट आपने लिया, डिक्लेयर द इंटीजर, 3 इंटीजर्स आपने डिक्लेयर करवाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, n1, n2 और n3 भी हो सकता है। लाजमी नहीं कि ये बुक के ऊपर उसने नंबर लिख दिया तो आपने नम ही लिखना है। Take the three numbers to be added as input in the variable num1, num2 and num3 respectively. Declare an integer variable sum of store. फिर आप एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर डिक्लेयर करवाएंगे sum to store, जिसके अंदर आप रिजल्ट क्या करवाएंगे? सबमिट करवाएंगे इन तीनों नम्स का। ऐड 3 नंबर्स, फिर आप आगे क्या करते हैं? स्टेप 5 पे ऐड करते हैं इन तीनों नंबर्स को एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ वेरिएबल सम। जो वेरिएबल सम के नाम से आपने इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें इन तीनों का रिजल्ट क्या करवा देते हो? स्टोर करवा देते हो। प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम, फिर आपने ये जो सम वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है और एंड करवा देना है, तो आपका एल्गोरिदम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एन एल्गोरिदम। यहाँ पे भी आपने एक एल्गोरिदम राइट करना है टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। आपके पास नंबर है, आपने चेक करना है वो इवन है या ऑड है। पेज नंबर 48 के ऊपर ही इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहाँ पर भी हमने एल्गोरिदम राइट करना था, इवन और ऑड नंबर को चेक करना था। स्टार्ट हमने एज इट इज़ किया, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल num1। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल num1 के नाम से जो कि इंटीजर है वो उसको डिक्लेयर करवाया। टेक अ नंबर, हम नंबर लेंगे टू बी चेक, जिसको हमने चेक करना है एज अ इनपुट के तौर पर इन अ वेरिएबल num1। नंबर 3 पे डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाने जा रहे हैं रिमाइंडर के तौर पर टू स्टोर द रिजल्टेंट रिमाइंडर बाय 2 ऑफ द नंबर। हम उसका रिमाइंडर 2 के साथ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर इवन है या पे ऑड है। रिमाइंडर इज इक्वल टू num1 मॉड। इस साइन को मॉड, कंप्यूटर की ज़ुबान में इसको मॉड बोला जाता है, वैसे ये परसेंटेज का सिंबल होता है लेकिन आपने इसको एज अ कंप्यूटर के स्टूडेंट मॉड ही बोलना है। मैथ में आप बेशक इसको परसेंटेज बोलें, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का जब आप काम कर रहे हो इस तरह का साइन आपको देखने को मिले तो आप मॉड बोलेंगे। num1 मॉड 2। अगर आप num1 जो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 दिया जाता है, आप 10 को डिवाइड करते हो 2 के ऊपर तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इट्स मीन नंबर क्या है? इवन है। अगर आप जो num1 है वो 9 है उसको 2 पर डिवाइड करते हो तो वहाँ पे आंसर 0 नहीं आता, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो वो फिर आपका नंबर क्या होगा? ऑड होगा। ऑपरेट इज यूज टू गेट द रिमाइंडर, ये हम ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? रिमाइंडर गेट करने के लिए। चेक इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है देन प्रिंट नंबर इज इवन, अदरवाइज प्रिंट नंबर इज ऑड। एंड करवा दें जी एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। राइट डाउन द रूल्स ऑफ राइटिंग फ्लो चार्ट। आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है, उसको बनाने के रूल्स क्या हैं, पेज नंबर 49 के ऊपर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग जो है फ्लो चार्ट को लिखने के रूल्स। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स वाइल ड्राइंग द फ्लो चार्ट। जब फ्लो चार्ट बना रहे हैं, इसी के ऊपर फ्लो चार्ट का टेबल भी है जो कि आपने बना के एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करके इसको याद हो जाता है, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इजी है इसके सिंबल्स। वही क्या करते हैं, यूज़ कन्वेंशनल फ्लो चार्ट सिंबल। एवरी फ्लो चार्ट मस्ट हैव द स्टार्ट और एंड पॉइंट। हर फ्लो चार्ट का एक स्टार्ट और क्या होता है, एंड पॉइंट लाजमी होता है। ठीक है। ईच सिंबल शुड हैव वन एग्जिट पॉइंट। हर सिंबल्स का एक एग्जिट पॉइंट होता है। एक्सपेक्ट द डिसीजन सिंबल। फ्लो लाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। जो फ्लो लाइंस है एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो। द फ्लो लाइंस कमिंग आउट ऑफ द डिसीजन सिंबल, इट शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली। उनको प्रॉपरली लेबल किया गया हो कि ये इधर से आ रही है, और ऐसा ना हो कि पता ही ना हो कि ये लाइन किधर से आ रही है। क्योंकि जो फ्लो चार्ट बनाने वाला होता है, जब तक प्रॉपर फ्लो चार्ट डिज़ाइन ना किया गया हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपको कमांड होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने अलग से टाइप किया हुआ है बुक के ऊपर, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। वाई डोंट वी कंसीडर मेमोरी इन मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एक्चुअली मेमोरी इज considered when measuring the efficiency of an algorithm is called space complexity। इसको नाम जो दिया जाता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी का दिया जाता है। एल्गोरिदम एफिशिएंसी इज यूजुअली मेजर्ड इन टू मेन वेज। एक टाइम कम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये 9th की जो बुक है वहाँ पे हमारे पास यूनिट 9 में ये चीज़ आ रही है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी ये रिपीट हो रही है वहाँ पे चैप्टर में, इसको डिस्कस किया गया है। 8 है कि 9 है, मेरे ख्याल में यही है चैप्टर। इफ़ योर टेक्स्ट बुक आस्क व्हाई डोंट वी कंसीडर मेमोरी when measuring the efficiency of an algorithm, the intended answer may be that time complexity is often used as a primary measure because memory requirements can depend on the system and data representation, while the number of operations give a more direct comparison of algorithm। ठीक है। इसका जो शॉर्ट एग्जाम आंसर है, अगर आपको ये ऊपर वाला आंसर बड़ा लगता है तो आप नीचे वाला भी आंसर कर सकते हैं। मैं दोनों बता देती हूँ। मेमोरी इज नॉट ऑलवेज कंसीडर्ड in time efficiency because the main purpose of time complexity is to measure the number of operations an algorithm perform. However, memory use is measured separately using space complexity। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जब हम अब यहाँ पर हम दो फ्लो चार्ट बनाएंगे 6 और 7 में। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। फ्लो चार्ट पहले हमने एल्गोरिदम लिखे, अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। पेज नंबर 50 के ऊपर 3 नंबर्स का हमने सम जो है वो करना है और उसका हमने फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट आ जाए जी, बनाते हैं। फ्लो चार्ट हम बनाएंगे नंबर्स को ऐड करने के लिए। सबसे पहले तो हम स्टार्ट के लिए ये जो ओवल शेप है इसको लेते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास इनपुट। इनपुट के लिए हमारे पास ये जो शेप होती है थोड़ी सी टेढ़ी सी, इसको कहते हैं पैरालेलोग्राम। आपने ये याद रखना है। इनपुट हमने लिए 3 नंबर्स A B C। 3 नंबर 4 भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पर 3 लिए। और ये फ्लो लाइन है जो एरो आ रहे हैं, हम डायरेक्शन प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि ये किस तरफ इनकी डायरेक्शन है। अगर आप इनको फ्लो लाइन को सही से मिलाएंगे नहीं तो प्रॉपरली पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन किस तरफ जा रही है। ठीक हो गया। आपने इनपुट के लिए पैरालेलोग्राम ले लिया। फिर आपने प्रोसेसिंग के लिए ये जो रेक्टेंगल शेप होती है ये यूज़ होती है, जहाँ पे आपने सम फार्मूला लगाया इज इक्वल टू A+B+C, और फिर आपके पास आ जाती है इनपुट, यानी कि इनपुट आपकी प्रिंट सम आपने प्रिंट करवाना है, और लास्ट में आप क्या करवा रहे हो, स्टॉप। आपका फ्लो चार्ट एंड हो गया। ये छोटा सा फ्लो चार्ट था। बड़े बड़े फ्लो चार्ट भी आते हैं, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस लाजमी कर। क्वेश्चन नंबर 7, ड्राफ्ट फ्लो चार्ट। अगेन फ्लो चार्ट आ गया। फाइंड वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अब हमने नंबर को देखना है कि वो इवन और ऑड है कि नहीं। पेज नंबर 51 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है आपके लिए। अब यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा बिट में बताया है कि मोड इज यूज टू टेक द रिमाइंडर। मॉड्यूलस साइन भी इसको कहते हैं। इंटीजर्स का हम लेते हैं। स्टार्ट के लिए हम ओवल शेप लेंगे। फिर हमने इनपुट के लिए पैरालेलोग्राम शेप ली, जहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया A, और
प्रोसेसिंग के लिए रिमाइंडर वो कहता है ए का जो आपने ए यहाँ पर लिया है उसका मॉड लो, 2 के साथ मॉड्यूलस साइन उसने यहाँ पर साथ में डिफाइन भी किया है। आपने मॉड ले लिया, फॉर एग्जांपल 10 था आपका यहाँ पर आंसर आपका आएगा जब आप मॉड लोगे। अगर तो आपका रिमाइंडर 0 है तो यस, फिर आपका जो कंपाइलर है वो यस की तरफ चलेगा और उसको प्रिंट करवा देगा इवन। इवन यानी कि वहां पर इनपुट ले रहा है तो पैरेललोग्राम शेप ले रहा है। अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं बचता जो आपका ए नंबर है उस वैल्यू का, तो फिर ये नो की तरफ आएगा और उसको प्रिंट करवा देगा ऑड नंबर। जब ऑड प्रिंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंपाइलर है वो स्टॉप की तरफ मूव कर जाता है, या फिर वापस वापस भी टर्न हो जाता है जब उसको हम कंडीशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट वन है, हाउ कैन वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन। पेज नंबर 52 के ऊपर इसका आंसर है efficiency of the solution, there can be more than one solution। यहाँ पर एक से ज़्यादा solution मौजूद हैं for one problem, एक problem के लिए, and one solution एक solution के लिए can be more efficient than others। efficiency of the solution is measured by following parameters। यहाँ पर हमारे पास parameters उसने कहा है कि इनके ज़रिए आप जो है कर सकते हैं। number of steps executed by the solution to solve the problem, memory consume बाय द सोल्यूशन, आपकी सोल्यूशन के जरिए मेमोरी कंज्यूम होती है। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज मेजर्ड। जो सोल्यूशन की एफिशिएंसी उसको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर की सूरत में जो स्टेप्स होते हैं टेकन बाय द सोल्यूशन। द सोल्यूशन विच सॉल्व द प्रॉब्लम इज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स इज कंसीडर मोर एफिशिएंट। जिसके जितने स्टेप्स कम होंगे वो इतने ही एफिशिएंट और अच्छी होगी। देन which takes the more steps for solution because memory is not an issue for computer system now। ज़्यादा स्टेप्स होंगे तो उसका अच्छा एफिशिएंसी नहीं कंसीडर की जाती, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है। यूनिट 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमारा यहाँ तक था, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट डन कर लिए हैं। कोई चीज़ समझ ना आ रही आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।